श्रद्धा के साथ में, किसी शांति के साथ में हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक, और कहां तक पढ़ लिए थे? है ना, भारत परिषद अधिनियम पढ़ना शुरू करना है ना। 1858 अपन ने देख लिया था, अच्छे शासन का अधिनियम बनाया गया। वायसराय को क्या बनाया, गवर्नर जनरल क्या बनाया गया, वायसराय, और एक भारत परिषद बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके, जिसका मुखिया कौन था, भारत का राज्य सचिव। बोलेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि अकॉर्डिंग टू द 1858 एक्ट। ठीक है, यहां से 1858 एक्ट से क्या हुआ बेटा, जो कंपनी का शासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल किसको ट्रांसफर हुआ, ताज को ट्रांसफर हुआ, क्राउन को ट्रांसफर हुआ। हाँ या ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल किसको ट्रांसफर हुआ, ताज को या क्राउन को। अब महारानी डायरेक्टली क्या कर रही थी, रूल कर रही थी, और इसलिए अब उसने अपने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव रखा, जो पहले गवर्नर जनरल कहलाता था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव का, जो पहले गवर्नर जनरल था, अब क्या बन गया, वायसराय। तो ये वायसराय ब्रिटेन की महारानी का क्या था बेटा, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और एक कौन था, भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इसका भारत के शासन पर पूर्ण नियंत्रण था, यानी टोटल कंट्रोल ओवर द पॉलिटी ऑफ इंडिया, शासन प्रशासन दोनों पर। क्लियर है कि नहीं? भारत की राज व्यवस्था पर क्या था इसका, पूर्ण नियंत्रण। कम समझो बेटा, जैसे मान लो आज राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, अरे हाँ या ना, राष्ट्रपति होता है। तो समझो कि राष्ट्रपति की जगह पर कौन है यहाँ पर आपका, वायसराय। ठीक है, और प्रधानमंत्री की जगह पर कौन है आपका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर, पूरा शासन प्रशासन इसी कंट्रोल में, आया ना। और ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, ये क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। हाँ या ना, हाँ या ना, नाम मात्र की कार्यपालिका, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। क्लियर हुआ? ठीक, तो यही दोनों मिलकर के अब शासन और प्रशासन को चलाएंगे। और क्योंकि भारत परिषद बनी है, इंडियन काउंसिल बनी है, तो आने वाले जो 3 एक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, इंडियन काउंसिल एक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। तो लिखेंगे भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। 3 कौन कौन से, 1861, 1892, 1909। तो जो अगले 3 एक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, भारत परिषद के नाम से, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। क्लियर है कि नहीं? पहला अपन पढ़ेंगे क्या, भारत परिषद अधिनियम 1861। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? देखो अब सीधी सी बात है कि केंद्रीय विधायी परिषद का गठन किया गया था, कौन से एक्ट के माध्यम से, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। भाई देखो, 2 चीजें होती हैं, एक लेजिस्लेचर और एक एग्जीक्यूटिव। मैं राष्ट्रपति में आपको बता चुका हूं, अरे हाँ या ना, एक लेजिस्लेचर होता है बेटा, और एक क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, यानी एक विधायिका होती है और एक कार्यपालिका। ये दोनों अलग अलग काम कर रही है। हाँ या ना? इसके लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है, इसके लिए गवर्नर जनरल क्या है बेटा, एक कार्यकारी परिषद है, और इसके लिए क्या है आपकी, एक केंद्रीय विधायी परिषद, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ या ना, है कि नहीं? तो ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें अभी तक के इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, अंग्रेजों ने हमको अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, अब वो रिप्रेजेंटेशन देंगे यहाँ पर 1861 के एक्ट के माध्यम से। पहला जो प्रावधान है इसका क्या है कि भारतीयों को सरकारी नहीं बनाएंगे। लेकिन बेटा देखो, भेदभाव अभी भी कर रहे हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, गैर सरकारी बोल रहे हैं, भारतीयों को क्या बोल रहे हैं, गैर सरकारी बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर बोल रहे हैं, भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में केंद्रीय विधायी परिषद में क्या किया गया, शामिल किया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? जो केंद्रीय विधायी परिषद है बेटा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इंडियंस वर इंक्लूडेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल का दर्जा नहीं दे रहे हैं, ऑफिशियल कौन है, स्वयं ब्रिटिशर्स। हमको क्या बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियल। हमको क्या बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियल। और इसमें मिनिमम 6 इंडियंस हुआ करते थे और मैक्सिमम कितने हुआ करते थे, 12। मिनिमम कितने इंडियंस, 6 इंडियंस, और मैक्सिमम 12। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? मिनिमम कितने बेटा, 6 और मैक्सिमम 12। समझना, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 देखना, इसमें क्या करेगा, ये जो मिनिमम नंबर है इसमें 4 प्लस कर देगा, तो मिनिमम कितने हो गए,
मिनिमम कितने हो गए 10, और इसमें भी 4 प्लस कर देगा, मिनिमम कितने हो गए 16। यानी यहां भी नॉन ऑफिशियल मेंबर, लेकिन मिनिमम कितने 10 और मैक्सिमम कितने 16, मिनिमम 10 मैक्सिमम 16। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना बेटा, समझ में आया? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो नियम कानून बनाती है, जैसे हम अपने लेजिस्लेचर की बात करें, भारत के लेजिस्लेचर की, तो क्या हो जाएगा आपका पार्लियामेंट। हाँ या ना? यानी संसद, और संसद में कौन कौन सा आता है? लोकसभा, राज्यसभा और निपोरी। लोकसभा और राज्यसभा के साथ में कौन आता बेटा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अरे हाँ या ना? मैंने आपको बताया था बेटा, राष्ट्रपति भूल गए क्या? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एंड अलोंग विद दैट ही इज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। आप जो विधायिका बोल रही हो सही बोल रही हैं। क्यों बोल रही है सही? क्योंकि यदि मैं स्टेट की बात करूंगा बेटा, तो विधानसभा आएगी। स्टेट का लेजिस्लेचर कौन है? विधानसभा, क्योंकि स्टेट के लिए कौन कानून कौन बनाती है? विधानसभा। पर मैं यहाँ पे सेंटर की बात कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ सेंटर में कौन आएगा? लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा मान लो कोई कानून बनाएगा, तो उस पर साइन कौन करेगा? सारे काम किसके हस्ताक्षर से होते हैं? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। हाँ या ना? और इसलिए बेटा यहाँ पर जो विधायिका कहलाएगी, यहाँ पर जो लेजिस्लेचर कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका? पार्लियामेंट हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, उसमें अब भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, इंडियंस को उसमें प्रतिनिधित्व मिल रहा है। यानी अब इंडियंस ही अपने लिए क्या बनाएंगे? नीतियां बनाएंगे। यानी अंग्रेजी सरकार क्या चाह रही है कि धीरे धीरे भारतीयों को क्या करते जाए? अपने में शामिल करते जाए। अरे हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? उनको क्या पता था कि यदि भारतीयों को ज्यादा शामिल कर दिए तो कल खुद ही हटना पड़ेगा। भारतीयों ने खुद शामिल होकर उनको और क्या कर दिया? हटा दिया बेटा 1947 में। अरे हाँ या ना? 15 अगस्त मनाएंगे हम लोग जानदार तरीके से। आप सब लोग को मंगला चौक आना है, ठीक है ना? मंगला चौक वाली जो हमारी ब्रांच है, और आप लोग को पार्टिसिपेट करना है क्या 15 अगस्त में? करिए ना जबरदस्त तरीके से। हाँ, किसको किसको करना है? आप लोगों को करना है। आप लोग अपना नाम लिखवा दीजिए राशि मैडम के पास। आप लोग अपना नाम लिखवा दीजिए, या मेरे को अपना नाम बता देना, मैं डायरेक्टली बता दूंगा क्या क्या नाम है तुम लोग का। लेकिन जो बोले वो करना पड़ेगा ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। मतलब जो जिसमें पार्टिसिपेट करोगे वो करना तो पड़ेगा ना। क्या नाम है? दीपा। क्या करेगी बेटा? जो भी करना चाहे कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। स्पोर्ट्स खिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे बोले होंगे, गलत सुन ली होगी। हाँ, मतलब तुम एक्टिविटी में भाग लेना चाहती हो, गेम वगैरह। और आप किसमें बेटा? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यही तो एक कोई चीज करना है, कुछ चीज करना है आपको। डांस करना है, प्रिपेयर करके आइए। गाना गाना है, प्रिपेयर करके आइए। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? समीक्षा ठाकुर, ठीक है। क्या करोगे आप? एंकरिंग। वो एक जॉनी लीवर नहीं आया था, वो एक मूवी में भूला बीच में तुम्हारे भूला हो गया तो हम लोग का भूला हो जाएगा। तुम फिर दूसरे उसमें आ जाती हो, माता का अवतार तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है ना। तो एंकरिंग करते करते कहीं ये हो गया तो गड़बड़। मैं आपका नाम भेज दे रहा हूँ। एंकरिंग और डांस में क्या बेटा अकेले करोगे कि? पूछ लो यहाँ से कौन कौन करना चाहता है। लड़कों को ले लो, ये दीपा करना चाहती है। तुम लोग एक काम करो ना, एक डांस प्रिपेयर कर लो ना यार, क्या दिक्कत नहीं, आपस में कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा। कर लो, अरे कर लो। हाँ तो झंडा बन जावे। हाँ ठीक है, ठीक है, कर लो। एक ग्रुप डांस आपको लिख दूं मैं, मॉर्निंग व्यापम बैच। क्यों? तुम मार्शल आर्ट का देना। ठीक है, तो मॉर्निंग व्यापम बैच का मैं एक लिख दे रहा हूँ। आप लोग पहुंचेंगे ना? अरे पहुंचोगे ना, समोसा वोसा मिलेगा मस्त खाने पीने के लिए, ठीक है कि नहीं? मैं आप लोग का नाम दे दे रहा हूँ। हाँ, मूली के पराठे। माहौल को गरिमामय बनाए रखना है,
मूली के पराठे दे करके बूंदी, अरे बूंदी चाहिए, बूंदी भी दिलवा देंगे, चलो, है ना। समोसा बूंदी, है ना। हम लोग को जो पहले स्कूल में बूंदी मिलता था ना, तो एक होटल था जहाँ बूंदी देने से समोसा देता था। बूंदी बूंदी कौन खाएगा, हम लोग बूंदी देते समोसा ले लेते थे। एक समोसा एक बूंदी मिलता था, तो बूंदी देके हम लोग समोसा ले लेते थे, है ना। तो बहुत मजा आता था, समोसा ही खाते थे, कौन बूंदी खाएगा। कई लोग पागल टाइप के, कई लोग को बूंदी बहुत पसंद था। तो वो अपना बूंदी उनका बूंदी थी तो अपना समोसा दे देते थे हम लोग को। तो हम लोग ऐसे लोगों की तलाश में रहते थे, ठीक है। देखो, भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य बनाया गया। क्या बनाया गया? गैर सरकारी सदस्य, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मिनिमम 6, मैक्सिमम 12। यहाँ 1892 में क्या बढ़ा के कितना कर दिया? 10 और 16। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अब देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में अब विधायी परिषद तो बढ़ गया है। विधायी परिषद क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब मैंने आपको बताया था एक लेजिस्लेचर होता है और एक क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, हाँ है ना। एक विधायिका और एक कार्यपालिका। अब कार्यकारी परिषद में क्या मिलेगा इनको? कार्यकारी परिषद में क्या मिलेगी इनको? जगह मिलेगी। कार्यकारी परिषद में क्या मिलेगी? जगह मिलेगी, ठीक है। और कार्यकारी परिषद में इनको क्या बनाया जाएगा? कार्यकारी परिषद में पहला इंडियन शामिल किया जाएगा। अभी तक किसमें शामिल कर रहे थे? नहीं, अभी तक किसमें शामिल कर रहे थे? कौन सी परिषद में? कौन सी काउंसिल में? हाँ, अरे देख के तो बोल दो। लेजिस्लेटिव काउंसिल में, हाँ या ना बेटा? विधायी परिषद में, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल कर रहे थे, अब किस में शामिल करेंगे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब किस में करेंगे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पहला इंडियन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, नाम था सत्येंद्र सिन्हा। क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सत्येंद्र सिन्हा। ये एक ICS ऑफिसर थे। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। मैकाले वाला याद है? कौन सा एक्ट? 1853, है ना, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, अब इंडियंस भी आएंगे। और ICS ऑफिसर थे ये सत्येंद्र सिन्हा, और इनको किसमें शामिल किया गया? ये पहले इंडियन थे जो ICS ऑफिसर थे, नहीं बोल रहा हूं, पहले इंडियन थे जिनको किसमें शामिल किया गया? कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। क्लियर है कि नहीं? इधर विधायी परिषद में 6, 12, इधर 10, 16, और इधर किसमें? कार्यकारी परिषद में। इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इधर कहां? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। क्लियर हुआ? हाँ या ना बेटा? कंपेयर कर पा रहे हो चीजों को? ठीक। तो देखो, धीरे धीरे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा है कि नहीं? अब ना सिर्फ कानून बनाने में, बल्कि कानून को क्या करने में, लागू करने में भी भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है। क्लियर हुआ? यहां पे आया बेटा पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या आया 61 में? पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? मंत्रालय। अलग अलग मंत्रालय बना दिए गए, 5 मंत्रालय बनाए गए। वही जो कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य थे ना, पहले 4 थे, बाद में कानूनी सदस्य जुड़ा, है ना। बाद में कानूनी सदस्य जुड़ा, के नाम क्या था? कानूनी सदस्य का नाम क्या था? कौन सा एक्ट से जुड़ा? मैकाले। कौन सा एक्ट से कानूनी सदस्य जुड़ा गया था? 53 नहीं बेटा, 33। जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा तब भारत का कानून बड़ा होगा, हाँ या ना, तभी कानूनी सदस्य को जोड़ा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? रिवीजन नहीं कर रहा। 1833 में 4 कार्यकारी सदस्य थे, एक और जोड़ा गया, नाम क्या था? मैकाले। तो पहला कानून मंत्रालय होगा, एक कौन था? दूसरा था राजस्व मंत्रालय, ठीक है। कानून, राजस्व, गृह या कानून, राजस्व, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सैन्य मंत्रालय, ठीक है। 5 प्रकार के पोर्टफोलियो बनाए गए, है ना। लॉ मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, है ना, फिनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और मिलिट्री मिनिस्ट्री। लॉ मिनिस्ट्री, रेवेन्यू, finance, home. Yes, you are right my dear, you said defense. Now they are not saying defense, they are saying military. What is the reason? Because now we are an independent nation. हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम भारत की रक्षा की बात करते हैं। हम भारत की किसकी बात करते हैं? रक्षा की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, हाँ या ना। और इसलिए हमने क्या नाम रखा है बेटा? डिफेंस मिनिस्ट्री। लेकिन उनको हमारी रक्षा से कोई लेना देना नहीं था। वी वर जस्ट अ कॉलोनी फॉर द ब्रिटिशर्स, जिसको वो लेकर के क्या करना चाहते थे? यूज करना चाहते थे, हमको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। हमारे यहाँ से सोने की चिड़िया को क्या बना दिया?
लोहे की चिड़िया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इसको क्या बना दिया? लोहे की चिड़िया बना दिया। इसलिए वो सेना लगा के रखे, उन्होंने मिलिट्री मिनिस्ट्री कहा, बिकॉज दे वांट इट टू प्रोटेक्ट, दे डू नॉट वांट टू प्रोटेक्ट इंडियंस, दे वांट टू प्रोटेक्ट द इंडियन टेरिटरी which they were exploiting from the outer countries like French, Portuguese, पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से भारत देश को बचाना चाहते थे, हाँ या ना, ताकि हमारे भारत के ऊपर क्या कर सके, वो शोषण कर सके। इसलिए उन्होंने डिफेंस नहीं कहा, रक्षा नहीं कहा, क्या कहा? सैन्य कहा। और बाद में हमने क्या कहा? डिफेंस मिनिस्ट्री। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये अंतर आपको समझना है। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज आउट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम बना, क्या बना? पोर्टफोलियो सिस्टम, हाँ या ना। और वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश आप जानते हैं क्या होता है? क्या होता है अध्यादेश? बताओ जी, आप बताओ, आप बताओ अध्यादेश क्या होता है? हाँ, सदन में ना हो तो अध्यादेश ला सकता है। कौन सा आर्टिकल? 1 2 3 गिने और क्या लेगा? अरे 108 में ज्वाइंट मीटिंग है, संयुक्त सभा। इतना बढ़िया से पढ़ाने के बाद भी ये हालत है, बताओ यार। 1 2 3 गिने का क्या जाएगा? अध्यादेश। और 108 में तो इमरजेंसी बेटा, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। लेकिन यहीं पे एक तो बात लिखने वाली है, नोट करके लिखना। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 से नहीं मिलती है। इसलिए तो लिखवा रहा हूं, मिलती तो क्यों लिखवाता? नहीं मिलती है, अपितु। तो फिर सर कहां से मिलती है? अपितु। यहीं से प्रश्न बनता है बेटा, है ना, क्योंकि अपन देख रहे हैं वायसराय को अध्यादेश की शक्ति मिल गई, तो अपन सोचेंगे राष्ट्रपति को भी कहां से मिली? 1861 से राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस पावर बताया था मैंने, 1 2 3, आया ना। जब संसद सत्र में नहीं है तो क्या बना सकता है? वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अब आप बोलोगे कि सर जब भारत परिषद अधिनियम 1861 से नहीं मिलती तो किससे मिलती है? अपितु भारत शासन अधिनियम। कौन सा बेटा? भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलती है। तो ये आपको याद रहेगा, क्लियर है? भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ेंगे अभी अपन, उससे मिलती। क्लियर हुआ? हाँ या ना बेटा? क्लियर हुआ? तो the president do not get the power of ordinance from Indian Council Act 1861, but he gets the power of ordinance by Indian Council Act, by Indian Government of India Act 1935। क्लियर है? भारत शासन अधिनियम 1935 से उसको क्या मिलता है बेटा? ये पावर मिलता है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर ने खत्म कर दिया पोर्टफोलियो सिस्टम। यहां पर बजट की बात होगी। किसकी बात होगी? बजट। तो पहली देखो, अब होता क्या है कि हमारे यहाँ देखो, अब मंत्रालय है, मिनिस्ट्रीज है, हाँ या ना, उसमें बजट कौन निकालती है? वित्त मंत्रालय। बजट कौन निकालता है? अरे वित्त मतलब पैसा, मामला किसका है? बजट, पैसे का मामला है, तो कौन बनाएगा? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री पेश करते हैं बजट कहाँ? संसद में, है ना। तो संसद मतलब विधायिका, संसद मतलब लेजिस्लेचर ऑफ द सेंटर को क्या बोलते हैं अपन? लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर को क्या बोलते हैं अपन? पार्लियामेंट। अरे हाँ या ना। केंद्र की विधायिका क्या है बेटा आपका? संसद, क्योंकि केंद्र के लिए नियम और कानून कौन बनाती है? संसद, हाँ या ना। तो सीधी सी बात है सर, जो विधायिका है उसको क्या मिलना चाहिए? बजट पर चर्चा का अधिकार मिलना चाहिए, हाँ या ना। तो अभी तक के बजट पर चर्चा का अधिकार नहीं था। नाउ फ्रॉम द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 द लेजिस्लेटिव काउंसिल गॉट द पावर टू डिस्कस द बजट। यानी विधायी परिषद को, जिसमें 6 सदस्य यहां और 10 सदस्य, 12 सदस्य, 6 और 12 और 10 और 16 कौन है? भारतीय। कौन है? भारतीय। इनको विधायी परिषद को बजट पर चर्चा का अधिकार प्राप्त हुआ।
विधायी परिषद को बजट पर चर्चा का अधिकार प्राप्त हो, विधायी परिषद को बजट पर चर्चा का अधिकार प्राप्त हो। क्लियर है? विधायी परिषद को बजट पर चर्चा का अधिकार प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ? लेकिन इसके लिए 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। 6 दिन पहले क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा, उसके पहले काम नहीं होगा। और जैसे आप एग्जाम में सप्लीमेंट्री ले लेते हो ना, हाँ या ना, तो भैया आपने देखा होगा कि एक संसद की कार्रवाई देखी होगी तो कभी देखा होगा, एक आदमी क्वेश्चन पूछता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो मंत्री महोदय क्या देते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो फिर वो एक और क्वेश्चन पूछता है, हाँ या ना, इसको बोलते हैं पूरक प्रश्न। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। क्लियर? जैसे आप एग्जाम में सप्लीमेंट्री लेते हो ना, जब पूरा नहीं हो पाया तो उसका भी मन पूरा भरा नहीं तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। लेकिन यहाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। 1892 में बजट पर चर्चा कर सकते थे। क्या कर सकते थे? यू कैन डिस्कस द बजट, दैट टू ऑन द 6 डे प्रियर नोटिस, 6 दिन पूर्व नोटिस पर। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, ना ही आप वोट कर सकते थे, बजट पर वोट नहीं कर सकते। देखो आज हमारा जो बजट आता है वो वित्त मंत्री लाता है। मेरी बात समझना बेटा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यदि संसद में बजट पास नहीं हुआ, क्या बोला मैंने? वित्त मंत्री आज फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेके आते हैं, यदि संसद में बजट पास नहीं हुआ, तो पार्लियामेंट डजंट पास द बजट, तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। यदि मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या लेकर के आती हैं? बजट लेकर के आती हैं, और वो बजट पास नहीं हुआ तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। कहने का मतलब ये दिखाई देगा कि मेजॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास, भाई तभी तो पास नहीं हुआ। भाई मैं कुछ लेकर के आया हूं, मान लो आप लोग जितने भी लोग बैठे हो, तो मान लो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बैठे हो मान लो, या 11 लोग बैठे हो, तो 11 लोग मान लो बैठे हो, तो 6 और 5 का आंकड़ा रहेगा, हाँ या ना? भाई जो 6 बोलेगा उसको मैं मानूंगा बहुमत को, कि जो 5 बोलेगा उसको मानूंगा? 6 बोलूंगा उसको मानूंगा। यानी संसद में किसी पार्टी के पास मेजोरिटी होगी तभी तो सरकार बना पाएगी, हाँ या ना? बीजेपी की सरकार क्यों? क्योंकि बीजेपी की सबसे ज्यादा एमपीज हैं, सांसद हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार क्यों है छत्तीसगढ़ में? क्योंकि कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक हैं। भाई मेजोरिटी पे काम चलता है, हाँ या ना? और इसलिए बेटा यहां पर देखना मतदान की सुविधा रहती है। लेकिन 1892 क्या कह रहा है? बजट पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मतदान भी नहीं कर सकते। खाली 6 दिन पूर्व नोटिस पर क्या कर सकते हो आप? क्या कर सकते हो? चर्चा कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एक बार पूछ सकते हो। आप मंत्री, मैं आपसे एक बार पूछा, आपने एक बार बता दिया, उसका भाड़ में जाओ, उसका भाड़ में जाओ, मैं नहीं पूछ सकता उसके बाद। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? लेकिन इस चीज को आगे बढ़ाया गया 1909 में। देखो मेरी बात समझना, अपन ने जो विधायी परिषद की बात की 6 और 10 और 12 और 10 और 16, ये 1861 और 1892 में, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यानी विधायी परिषद कहां से शुरू हो रही है? मैं बोलो 1861 से, हाँ या ना? लेकिन बजट की बात कहां से शुरू हो रही है? 1892 से। अब यहां भी आएगा बजट, हाँ या ना? और यहाँ जो बजट है बेटा, इस पर आप पूरक प्रश्न भी क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो, और मतदान भी क्या कर सकते हो? कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बजट पर सबसे पहली बात कब होगी? 1892 में। और विधायी परिषद की पहली बात कब होगी? 1861 में। क्लियर हुआ? अगले सैटरडे एग्जाम लूंगा आपका, ठीक है, मस्त तरीके से, पूरा फुल पॉलिटी का, है ना? याद रखना सिर्फ व्यापम के लिए नहीं, पीएससी के लिए भी आपको ये सारी चीजें काम आएगी, ठीक है? एसएससी के लिए भी सारी चीजें काम आएंगी। एनी गवर्नमेंट एग्जाम वेयर पॉलिटी कम्स, यू विल गेट एन एज माय डियर, बट यू हैव टू रिवाइज डेली। निरंतरता ही की तो कमी है हमारे अंदर। किसकी कमी है बताओ? इतने बड़े हो गए हम, ढोर हो गए, है ना, और हम रिवीजन भी नहीं करते घर जाके। मतलब अपन कॉलेज वॉलेज कर चुके हैं, अपन स्कूल में नहीं है या कॉलेज में नहीं है, अब अपने को सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और हमको समझ में आना चाहिए कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए क्या मेहनत की जरूरत है, हाँ या ना? तो क्यों हम लापरवाही कर रहे हैं? क्यों हम घर जाके रिवाइज नहीं कर रहे हैं? और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप याद रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरते जाएगा बेटा।
और यदि आप ऐसा कर लिए तो नो मैटर व्हाट कम्स इन योर वे, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी भी चल रही है, यदि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो मेरी बात यकीन मानिए कि नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। इट विल गिव योर कॉन्फिडेंस। आप किसी को डिपेंडेंट फील नहीं करोगे, यू विल फील इंडिपेंडेंट बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल। आप यदि जिस दिन कुछ बन जाओगे बेटा, आज आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो इसलिए आपको दिक्कत है, हाँ या ना? जिस दिन आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे उस दिन रिश्ते भी बन जाएंगे, उस दिन नाते भी बन जाएंगे, उस दिन सगे संबंधी भी आपके पास आएंगे, बस आपकी सफलता का इंतजार है उनको, हाँ या ना? जिस दिन आप सफल हो जाओ, जिस दिन आप सफल हो जाओ, जिस दिन आपको नौकरी मिल जाए, और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मिनिमम 6 घंटे आपको पढ़ना है, मिनिमम 6 घंटे। सर कोचिंग का हो गया 3 घंटा, 1 घंटा आने जाने में, 1 घंटा चाय नाश्ते का, 1 घंटा अपन पढ़ लेते हैं, ये नहीं, कोचिंग के अलावा 6 घंटा। यही आप घर यहाँ रह रहे हो, जब घर छोड़ करके आप यहाँ रह रहे हो, बाहर सारी चीजों को झेल रहे हो, खाना पीना हर चीज झेल रहे हो, आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि इन सब चीजों से निकालने का रास्ता आपको कौन देगी? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट। तो हंसी मजाक अपनी जगह है, आप अपना गोल निकालिए। सबसे पहले जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस खरीद के आइए, उसका सिलेबस देखिए, उसका क्वेश्चन बैंक बनाइए और शुरू हो जाइए। बस शुरू हो जाइए, ये मत सोचो कब होगा एग्जाम, कब आएगा, ये साल निकालूंगा, अगले साल निकालूंगा, बस शुरू हो जाओ यार। आपको पता भी नहीं चलेगा, 6 महीने के अंदर आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करना। ओनली 6 मंथ्स यू नीड माय डियर, 6 मंथ्स, 6 महीने में आप एकदम क्या हो जाओगे? धारदार हो जाओगे, यदि आप पढ़ाई अपनी रेगुलर रखते हो। 6 घंटा आपको निकालना है, धरती घास इधर हो जाए। अरे लोग यार जमीन पे बैठ के स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहे हैं यार, है ना? उनकी स्थिति देखो और अपनी स्थिति देखो, उनसे तो अच्छी स्थिति में हो तुम, हाँ ना? तो तुमको क्या चीज रोक रही है पढ़ने से? 6 घंटे पढ़ना है, उसके बाद जिससे बात करना है जिससे बात करो, जिससे घूमना है घूमो, जाओ करना है वो करो, लेकिन 6 घंटे तो पढ़ो। और वो बाहर की चीजें आपको आपकी 6 घंटे की पढ़ाई में इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई? तो देखो यहाँ से विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद में, ठीक है, यहाँ पर बजट, यहाँ पूरा प्रश्न मतदान नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हो, हाँ या ना? अब देखो बेटा, ये तो खत्म हो गया 1861, 1892, 1909 को अपन बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। क्यों बोलते हैं बताऊंगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन है? भारत का राज्य सचिव। और मिंटो कौन है? वायसराय। इसी के नाम से दोनों मिलकर शासन प्रशासन चला रहे हैं, हाँ या ना? जो मिंटो होगा वो ब्रिटेन की महारानी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होगा, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, और भारत के शासन में पूर्ण नियंत्रण किसका होगा? मार्ले का, हाँ या ना? हाँ या ना? अब इसमें एक पॉइंट तो अपन ने क्या देखा बजट पर पहला क्या देखा? कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय कौन था? कौन था बेटा? सत्येंद्र सिन्हा। दूसरा अपन ने देखा बजट पर चर्चा के साथ क्या पूछ सकते थे? पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री ले सकते हैं सर, हाँ या ना? और मतदान कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, हाँ या ना? ये 2 चीज अपन ने देखी। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर जो पूछा जाता है, यहाँ पर शुरुआत हुई कम्युनल इलेक्टोरेट की, सांप्रदायिक निर्वाचन की। किसकी शुरुआत हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन। और ये सांप्रदायिक निर्वाचन किसके लिए आया? मुस्लिमों के लिए। किसके लिए आया? मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कम्युनल इलेक्टोरेट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको 2 लाइन में समझा देता हूँ। मान लो ये एक एरिया है, क्या ये एक एरिया है, यहाँ ज्यादातर कौन रहते हैं आपके? मुस्लिम रहते हैं। तो ज्यादातर मुस्लिम रहेंगे, जो कैंडिडेट भी खड़ा होगा यहाँ से, है ना, जो भी पद के लिए, मान लो विधायक के लिए, पार्षद के लिए, कुछ भी, मेरी बात समझ में? राजनीति में यदि कोई आ रहा है तो वो भी कौन होगा? मुस्लिम होगा। और वोट देने वाले भी कौन होंगे? मुस्लिम। भले यहाँ पे थोड़े बहुत हिंदू रह रहे हैं, यानी हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात हो गई कि नहीं? दोनों को डिवाइड करने की बात हुई कि नहीं हुई बेटा? मुस्लिम अलग फील करेंगे कि नहीं? हिंदू अलग फील करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना? आज भी यही हो रहा है, इसलिए हरियाणा में ये सब घटनाएं हो रही। आप आपस में 2 कम्युनिटी के बीच में दरार पैदा करोगे तो दंगे होने ही तय हैं। और ब्रिटेन की पॉलिसी यही थी, डिवाइड एंड रूल।
डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। क्योंकि यदि भारत की अपन बात करें तो भारत में गरीबी इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि सरकार थक जाएगी हाँ या ना काम करने में, और फिर सरकार फेल कहलाएगी। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोगों को क्या कर दो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कास्ट, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, उनको बांट दो, तो लोग इसी सब में उलझे रहेंगे। तो लोग तो बेवकूफ हैं, लोगों का ध्यान इधर जाएगा ही नहीं, गरीबी पे, बेरोजगारी पे। टमाटर महंगा है, रहे महंगा, हमको तो एक दूसरे को मारने से मतलब है, हमको तो रेप करने से मतलब है। यही तो हो रहा है बेटा मणिपुर में, कास्ट, दो कास्ट के बीच में क्लैश हुआ तो टारगेट किसको किया गया, महिलाओं को। धर्म के बीच में अभी जो हरियाणा में घटना हुई उसमें टारगेट किसका गया, महिलाओं और बच्चों। सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट यही होते हैं, महिलाएं और बच्चे, क्योंकि ये इसके ऊपर आप हावी हो सकते हो, मतलब इसके ऊपर भीड़ हावी हो सकती है, ऐसा माना जाता है, जो कि बहुत खराब सोच है। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो ये यहां भी हो रहा था। सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ किसके लिए, मुस्लिमों के लिए, कम्युनल इलेक्टोरेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा, क्वेश्चन आएगा आपसे, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई, व्हेन वाज द कम्युनल इलेक्टोरेट स्टार्टेड। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई, 1861, 1892, 1909, 1919। क्या टिक करोगे, अरे क्या टिक करोगे, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्लियर है कि नहीं? या इसको और क्या बोलते हैं, भारत परिषद अधिनियम। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा? आपस में बांटने की राजनीति शुरू हो। अब देखो ये जो 1909 में ये क्या लाया गया आपका, सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया, यानी कम्युनल इलेक्टोरेट लाया गया। किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। ठीक है ना, किसके लिए लाया गया, मुस्लिमों के लिए। कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र सिन्हा बजट पर पूरक प्रश्न मतदान कर सकते हैं। और सांप्रदायिक निर्वाचन जो आपको याद रखना है किसके लिए लाया गया बेटा, मुस्लिमों के लिए, हाँ या ना। अब देखो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया है मुस्लिमों के लिए, इसको आपका 1919 का, अब उन दो अधिनियम बचे अपने, एक हो गया आपका भारत शासन अधिनियम 1919, है ना। अब भारत परिषद नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है कि नहीं, हाँ या ना। अभी जो कम्युनल इलेक्टोरेट है जो मुस्लिमों के लिए लाया गया है, इसको आगे बढ़ाया गया किसमें, 1919 में। किसके लिए, सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए, हाँ 1919, आंग्ल भारतीयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, और भारतीय ईसाइयों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस। भारत शासन अधिनियम 1919। तो जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में सांप्रदायिक निर्वाचन किसके लिए लाया गया था बेटा, मुस्लिमों के लिए। किसके लिए लाया गया था, मुस्लिमों के लिए। अब और ज्यादा बांट रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को नहीं बांट रहे हैं, सिखों को भी बांट दिया, यूरोपियों को अलग कर दिया, है ना। यूरोपियंस में फ्रांसीसी भी थे और बहुत सारे लोग थे। एंग्लो इंडियंस को अलग कर दिया, और किसको अलग कर दिया, भारतीय ईसाई। आपको मैंने बताया था इंग्लिश मिशनरी का आगमन कब हुआ था, कब हुआ था बेटा, भारतीय ईसाई। ईसाई मिशनरी तुम बताओगी, हाँ 1813 में बेटा। और देखो 1813 से 1919 कितने साल का समय हो गया, 106 साल का समय। कितने सारे लोग कन्वर्ट हो गए, भारतीय ईसाई बन गए, हाँ या ना। एक अलग जमात तय हो गई, किसकी, भारतीय ईसाइयों की। और इनको क्या किया गया, कम्युनल इलेक्टोरेट की व्यवस्था को इनके लिए बढ़ा दिया गया। किनके लिए, भारत शासन अधिनियम में सिखों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीय, और किसके लिए बेटा, भारतीय ईसाइयों के लिए बढ़ाया गया। क्लियर है कि नहीं? और यहां 1935 में इसको महिलाओं और दलितों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। किसके लिए, महिलाओं और दलितों के लिए। देखो तो 1909, 1919 और 1935 पहले सांप्रदायिक निर्वाचन किसके लिए आया, मुस्लिमों के लिए। फिर किसके लिए, सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए, आंग्ल भारतीय और भारतीय ईसाई। फॉर द सिक्स, फॉर द यूरोपियंस, फॉर द एंग्लो इंडियंस एंड फॉर द इंडियन क्रिश्चियंस। क्लियर है कि नहीं? और इसको और आगे बढ़ा के महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए और दलित्स के लिए। इसके लिए, दलित्स के लिए। तो महिलाओं और दलितों के लिए और 1935 में आगे बढ़ाया गया। देख रहे हो कैसे बांट रहे हैं,
भारत को कैसे बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं से दलितों को अलग किया जा रहा है, महिलाओं को अलग किया जा रहा है, सिखों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों को अलग किया जा रहा है। जो व्यवस्था कहां से शुरू हुई थी? मुस्लिमों को बांटने से। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जो कम्युनिटी, जिसके बारे में मान लो अपन आंग्ल भारतीय की बात करते हैं, तो इस कम्युनिटी में यहाँ पर कौन रहता है? एंग्लो इंडियन। तो उसमें से खड़ा कौन होगा? एंग्लो इंडियन। उसको वोट भी कौन करेंगे? एंग्लो इंडियन। तो कितनी गलत बात है, हाँ या ना? जैसे मान लो आज कोई विधानसभा में अलग अलग रिजर्वेशन है सीट का, मान लो कोई शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन है, मान लो किसी सीट पे शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन है कि वहां पर वो जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का ही कैंडिडेट खड़ा होगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों से कैंडिडेट किसका होगा? शेड्यूल्ड ट्राइब का, क्योंकि वो सीट किसके लिए रिजर्व है? शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, हाँ या ना? तो सभी पार्टी से शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग खड़े होंगे, कोई भी होगा तो, लेकिन उसको जो वोट करेंगे वो वहां के सब लोग करेंगे बेटा, हाँ या ना? वो सबका नेता होगा। यदि ऐसे नहीं करेंगे तो आपस में जातिगत भेद नहीं पैदा हो जाएगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? सब लोग पैदा, मान लो भाई कि एक गौड़ जनजाति है, गौड़ जनजाति का एक व्यक्ति खड़ा है, गौड़ जनजाति का एक व्यक्ति खड़ा है, तो उस एरिया में साहू समाज भी रहेगा, देवांगन समाज भी रहेगा, ठाकुर समाज भी रहेगा, मेरी बात समझिए, कंवर समाज भी रहेगा, सब लोग उसके लिए वोट करेंगे, हाँ या ना? ऐसा थोड़ी कि गौड़ समाज का खड़ा हो तो सिर्फ गौड़ समाज वोट करेगा, ऐसा थोड़ी है। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी कोई कैंडिडेट खड़ा है तो उसको भी सब वोट करेंगे, हाँ या ना? अदरवाइज क्या हो जाएगा? आपस में बटांकन हो जाएगा बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? लोगों को आपस में बांटना, लोगों को आपस में बांटना। क्लियर है कि नहीं? ठीक। तो ये 1909 में क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था मुस्लिमों के लिए बढ़ाया, किसके लिए गया? सिखों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों के लिए, और फिर किसके लिए बढ़ाया गया? महिलाओं और दलितों के लिए, यानी आपका 1909, 1919 और 1935। क्लियर हुआ, हाँ या ना? क्या क्या पढ़ा अपन ने आज? अपन ने शुरुआत की 1861, 1892 और 1909 के कंपैरिजन किया। पहले अपन 1861 और 1892 का कंपैरिजन करते हैं। तो 1861 में पहली बार केंद्रीय विधायी परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में हिस्सा मिला। मिनिमम कितने? 6, मैक्सिमम कितने? 12। इसको बढ़ा के 1892 में क्या किया गया? 6 से 10 और 12 से 16, हाँ या ना बेटा? फिर अपन कंपैरिजन करते हैं 1892 और 1909 का। बजट पर चर्चा का अधिकार प्राप्त हुआ कितने दिन पूर्व नोटिस पर? 6 दिन पूर्व नोटिस पर। लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे। किसमें? 1892 में। जबकि 1909 में इसको बढ़ाते हुए आगे क्या किया गया? बजट पर आप प्रश्न भी पूछ सकते हो और क्या कर सकते हो? मतदान भी कर सकते हो। अरे हाँ या ना? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। दूसरा प्रावधान अपन ने देखा था 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है, जो बाकी से अलग दिखाई देता है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं। कानून, वित्त, राजस्व, गृह और सैन्य, 5 पोर्टफोलियो बनाए गए। वायसराय को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त हुई। वहीं से राष्ट्रपति भी अध्यादेश की शक्ति ग्रहण करता है। कहां से करता है? 1935 से करता है। 1935 से प्रेसिडेंट गेट द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, एंड नॉट फ्रॉम द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्लियर है कि नहीं? नॉट फ्रॉम द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्लियर है कि नहीं? 1861 से प्राप्त नहीं करता। हालांकि वायसराय को अध्यादेश की शक्ति कहां से मिली? 1861 से, हाँ या ना? हाँ या ना? और इधर अपन ने क्या फिर देखा? बजट पर चर्चा देखी, और बजट को फिर आगे बढ़ाते हुए अपन ने देखा कि बजट पर पूरक प्रश्न और मतदान करने का अधिकार पूछने का किसमें मिला? पार्लियामेंटो रिफॉर्म में। पार्लियामेंटो रिफॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हुई वो ये हुई कि कार्यकारी परिषद में पहली बार, विधायी में तो 1861 1892 में मिल गया था, लेकिन कार्यकारी में नहीं मिला था। कार्यकारी में भी मिला किसको? सत्येंद्र, अरे किसको मिला? सत्येंद्र सिन्हा को। और सत्येंद्र सिन्हा को तो मिला ही मिला। जो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो गई, यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई सांप्रदायिक निर्वाचन की। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। इसको 1919 में आगे बढ़ाते हुए सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन, क्या क्या बोला मैंने? सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन। क्या क्या बोला मैंने? सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन। फॉर द सिक्स, फॉर द यूरोपियंस, फॉर द एंग्लो इंडियंस एंड फॉर द इंडियन क्रिश्चियन। इसको बढ़ाया गया किसमें? 1919 में, है ना? भारत शासन अधिनियम 1919 में। और महिलाओं और दलितों के लिए किसमें बढ़ाया गया? 1935 में। कल अपन देखेंगे 1900, मतलब जो कल मंडे वाली क्लास है उसमें 1919 और 1935 को कंपेयर करेंगे। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन के बाद खत्म करते हुए फिर वापस अपन किसमें आएंगे? संविधान सभा में आएंगे, और उसके बाद जो है पॉलिटी को और आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।